क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक शांत कमरे में, जहां कूटनीतिक शिष्टाचार की भाषा में बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, अचानक एक ऐसी तस्वीर उभर आए जो एक राष्ट्र की आत्मा पर प्रहार कर दे? कल्पना कीजिए, ढाका के एक भव्य सेमिनार हॉल की, जहां दुनिया भर के रणनीतिकार जुटे हैं, और तभी एक डिजिटल स्क्रीन पर भारत का मानचित्र बदल दिया जाता है। जम्मू और कश्मीर को किसी और का हिस्सा दिखाया जाता है। यह सिर्फ एक तकनीक की गलती थी, या एक बहुत ही सोची समझी कूटनीतिक चाल, जिसके पीछे का मंशा भारत की क्षेत्रीय अखंडता को वैश्विक मंच पर अपमानित करना था? यह घटना केवल एक नक्शे की नहीं, बल्कि उस खामोशी को तोड़ने की है जो बरसों से भारत की सीमाओं के प्रति बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस बार जवाब मिला एक ऐसी महिला अधिकारी की तरफ से, जिसने अपनी कुर्सी की मर्यादा को अपनी मातृभूमि के सम्मान से ऊपर नहीं रखा, और उसी मंच पर खड़े होकर उन दिग्गज राजनयिकों की बोलती बंद कर दी जो शायद यह मान बैठे थे कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी बस कागजों पर रबर की मुहर लगाने का काम करता है। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि आज के दौर में जहां लोग हल्के मनोरंजन की अंधी दौड़ में शामिल हैं, वहीं आप जैसे जागरूक दर्शक ही यह समझते हैं कि देश की अस्मिता से जुड़े सवाल किसी भी फिल्म या शो से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस घटना के तार केवल उस सेमिनार हॉल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह दक्षिण एशिया की उस नाजुक भू राजनीति की ओर इशारा करते हैं, जहां हर देश अपनी सीमा रेखाओं को मजबूत करने की कोशिश में है, और ऐसी गलतियां जिन्हें अक्सर प्रतीकात्मक कहकर खारिज कर दिया जाता है, असल में उन गहरे घावों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में धीरे धीरे रिस रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक में जम्मू कश्मीर को विवादित या किसी और देश का हिस्सा दिखाना मात्र एक मानवीय त्रुटि हो सकती है, या यह उस सुनियोजित विमर्श का हिस्सा है जिसके तहत भारत की वैश्विक छवि को एक ऐसी शक्ति के रूप में कमतर दिखाने की कोशिश की जाती है जो अपनी ही जमीन पर नियंत्रण नहीं रख पा रही? जब पूजा कुमारी झा ने उस मंच पर अपनी आवाज बुलंद की, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक आपत्ति नहीं थी, बल्कि यह भारत के उस कूटनीतिक सिद्धांत का प्रदर्शन था जिसके तहत देश का हर प्रतिनिधि, चाहे वह किसी भी स्तर पर तैनात हो, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है। इस सेमिनार का आयोजन करने वाली संस्था बांग्लादेश की एक प्रमुख रणनीतिक इकाई है, जहां के नीति निर्माता अक्सर सार्क और बिम्स्टेक जैसे संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग की बात करते हैं। लेकिन उसी मंच पर भारत की संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ होना इस बात का प्रमाण है कि कूटनीति के चेहरे के पीछे एक अलग ही दुनिया काम करती है, जहां दोस्ती के मुखौटे पहने लोग अक्सर उस संप्रभुता को चुनौती देते हैं जिसकी रक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक दायित्व है। तारिक करीम जैसे पूर्व राजदूतों का वहां मौजूद होना और उनकी वह सफाई की नक्शा केवल प्रतीकात्मक देते हैं था। यह दर्शाता है कि कैसे कूटनीति की भाषा में शब्दों का जाल बुना जाता है ताकि एक अपराध को मामूली चूक का रूप दिया जा सके। लेकिन क्या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में, जहां दर्जनों देशों के प्रतिनिधि अपनी रणनीतियां तय करते हैं, वहां प्रतीकात्मक का बहाना देकर एक बड़े देश के नक्शे के साथ खिलवाड़ को पचाया जा सकता है? भारत की यह प्रतिक्रिया तुरंत, सटीक और बिना किसी लाग लपेट के यह स्पष्ट संदेश देती है कि नई दिल्ली अब अपनी सुरक्षा और गौरव से जुड़े मुद्दों पर पीछे हटने वाली नहीं है, फिर चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय गलियारों का दबाव हो या फिर पड़ोसियों की चतुराई भरी नीतियां। इस विवाद का प्रभाव ढाका और नई दिल्ली के बीच के संबंधों की एक नई समीक्षा को भी जन्म देगा, क्योंकि बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव और सैन्य पृष्ठभूमि वाले रणनीतिकारों के सामने जब एक महिला अधिकारी ने आईना दिखाया, तो उसने उन सभी सुरक्षा पहलुओं पर एक सवालिया निशान लगा दिया जो इस समय दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए अनिवार्य हैं। क्या भारत के पड़ोसी इस बात को समझ चुके हैं कि भारत का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास और उसकी कूटनीतिक मुखरता अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह धरातल है जहां से कोई भी राष्ट्र अपनी अस्मिता से खिलवाड़ का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रह सकता है? इतिहास गवाह है कि जब भारत के सम्मान को चुनौती देने की कोशिश की गई है, तब किसी न किसी रूप में, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या कूटनीतिक पटल पर, भारत ने अपनी अडिग शक्ति का परिचय दिया है। आज के समय में जब सूचनाओं का युद्ध लड़ा जा रहा है, एक छोटा सा नक्शा भी किसी परमाणु हथियार से अधिक खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वह लोगों की धारणाओं को बदलता है
दुनिया को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि भारत की सीमाएं स्थिर नहीं हैं। लेकिन भारतीय राजनयिकों की ऐसी सतर्कता उस झूठ के महल को उसी वक्त ढा देती है जैसे ही वह बनता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में उपयोग होने वाली ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए महीनों का समय लिया जाता है? और क्या कोई गलती जो सीधे तौर पर एक देश की अखंडता को चुनौती देती हो, बिना किसी उच्च स्तरीय निर्देश के वहां तक पहुंच सकती है? यह सवाल इस घटना के पीछे के उन अदृश्य हाथों की ओर संकेत करता है जो भारत के पड़ोसी देशों में सक्रिय रहकर ऐसी कूटनीतिक दरारें पैदा करना चाहते हैं ताकि क्षेत्रीय सहयोग के नाम पर भारत को हमेशा रक्षात्मक स्थिति में रखा जा सके। लेकिन उस सेमिनार पर पड़ोसी देशों में जाने के लिए दरारें देश किया था, जिसमें जानेता के लिए 21 दिन पड़ाले देशा ने देशा के लिए, तो महाराज को भारत की दरारें सांप तक रह गए। हॉल में जो हुआ उसने यह साबित कर दिया कि भारत का नया राजनयिक तंत्र, जो युवा ऊर्जा और गहरी रणनीतिक समझ से लैस है, अब इन पुराने खेलों को बखूबी समझता है। यह घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि ऐसे विवादों की छाया अक्सर उस द्विपक्षीय बातचीत पर भी पड़ती है जो दोनों देशों के विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए बेहद आवश्यक है। हमें यह भी समझना होगा कि कूटनीति का असली अर्थ सिर्फ व्यापारिक समझौते या सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान को बचाए रखना है। और ढाका का यह सेमिनार इस बात का एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की हिम्मत पूरी दुनिया के सामने सच को स्थापित कर सकती है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में भी भारत को ऐसे मंचों पर अधिक सख्ती बरतने की आवश्यकता है ताकि पड़ोसी देशों में ऐसी गलतफहमियां पनप ही न सकें, या कूटनीति के लिहाज से हमें ऐसे मामलों को शांति से सुलझाना चाहिए? इस पूरे प्रकरण ने यह भी सिद्ध किया है कि भारत की द्वितीय सचिव जैसे अधिकारी अब सिर्फ फाइलें नहीं संभालते, बल्कि वे देश की संप्रभुता के रक्षक के रूप में वैश्विक पटल पर खड़े होकर किसी भी आक्रमण का जवाब देने की क्षमता रखते हैं। अंत में यह नक्शा महज कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस भारतीय स्वाभिमान की परीक्षा थी जिसे ढाका की उस भीड़ में पूरी दुनिया ने देखा। और भारत का रुख यह था कि हम अपनी सरहदें किसी की प्रतीकात्मक समझ पर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, चाहे परिणाम जो भी हो। यह घटना हमें यह सीख देती है कि कूटनीति के युद्ध में चुप रहना ही सबसे बड़ी हार है, और जो व्यक्ति गलत के खिलाफ आवाज उठाता है वही असल में एक राष्ट्र की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। आने वाले दिनों में जब भी ऐसे वैश्विक मंच आयोजित होंगे तो यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी कि ढाका के उस हॉल में भारत की एक बेटी ने कूटनीति का ऐसा पाठ पढ़ाया जो शायद आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। और यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की तरफ उंगली उठाने से पहले अब हर किसी को 10 बार सोचना पड़ेगा कि उस आईने में जो चेहरा दिखेगा वह किसी का भी आत्मसम्मान तोड़ सकता है। अब जब यह मामला ठंडा हो रहा है तो हमें उस भविष्य की ओर देखना होगा जहां ऐसी गलतियां इतिहास बन जाएं और भारत का नक्शा, उसकी संप्रभुता और उसका सम्मान पूरी दुनिया में निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाए। भारत के लिए यह जीत केवल उस सेमिनार में एक आपत्ति दर्ज कराने की नहीं थी, बल्कि यह अपने आप में एक घोषणा थी कि अब हम वह पुराना भारत नहीं हैं जो हर बात को नजरअंदाज कर देता था, बल्कि हम एक ऐसी महाशक्ति बनने की राह पर हैं जो हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखती है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी मंच पर किसी भी समय कड़े तेवर दिखाने से नहीं हिचकिचाती। क्या आप सोचते हैं कि इस तरह की घटनाएं आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच की कूटनीतिक जटिलताओं को और अधिक बढ़ाएंगी, या यह एक ऐसी सीख बनेगी जिससे भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति न हो? क्योंकि कूटनीति की दुनिया में हर छोटी बात का बहुत बड़ा असर होता है, और इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि स्वाभिमान से समझौता करके कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। भारतीय राजनयिकों की इस तत्परता ने साबित किया है कि देश की सीमाएं केवल पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्रों में नहीं हैं, बल्कि वे उन विचारों और नक्शों में भी बसी हैं जिन्हें दुनिया के सामने पेश किया जाता है। और हम उन नक्शों को विकृत करने की हर कोशिश को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी लंबी यात्रा का हिस्सा है जहां भारत अपने प्रति हो रही हर साजिश को बेनकाब करने का साहस जुटा चुका है। हर जागरूक नागरिक को यह समझना होगा कि ऐसी घटनाएं केवल खबरें नहीं होती, बल्कि ये उस कूटनीतिक संघर्ष का हिस्सा हैं जिसे हम हर रोज दुनिया के साथ लड़ते हैं।
और एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए हमें अपनी सीमाओं के प्रति उतनी ही सतर्कता दिखानी होगी जितनी हम अपनी आंतरिक शांति के लिए दिखाते हैं। आगे चलकर यह देखना रोचक होगा कि ढाका के उस थिंक टैंक की ओर से क्या आधिकारिक स्पष्टीकरण आता है और क्या वहता पर मार्कर से दिखाने देखा आगे चलकर प्रतिकरण आता है और एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए भारत की देखने की आधिकारिक स्पष्टीकरण आता है और क्या वहता पर भारत की देखने की आधिकारिक सकता है और क्या वहता पर भारत की आधिकारिक सकता है और ईक सकता है और ईक सकता है कि घंटी के लिए ईक सकता है और ईक सकता है क्या वह तक छार भारत के लिए वहता पर घंटी के लिए देखने की पाथी मानने की और ईक सकता है कि आधिकारिक सकता है और क्या वह तक छार भारत के लिए देखने की पाथी मानने की। वाकई इसे एक गलती मानकर सुधारेंगे या फिर यह विवाद और गहरा होगा, लेकिन एक बात तय है कि भारत की बुलंद आवाज ने यह साफ कर दिया है कि हम अपनी अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस पूरी घटना से हमें यह सीखने की जरूरत है कि चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो और चाहे मंच कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, सच की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होती है और यदि आप अपने देश के प्रति सच्चे और अडिग हैं तो कोई भी नक्शा या कोई भी साजिश आपकी अस्मिता को कमतर नहीं दिखा सकती। आने वाले समय में भारत की यह कूटनीतिक आक्रामकता और भी कई रूपों में सामने आ सकती है, क्योंकि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति अब पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है और विश्व की महाशक्तियों के बीच हम अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, जहां हमारी सरहदों को सम्मान मिलना अब हमारी पहली शर्त बन चुकी है। क्या आपने इस घटना के बारे में सुनकर यह गर्व महसूस किया कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी इतने निडर हैं, क्योंकि इसी आत्मविश्वास से भविष्य के भारत की नींव रखी जाती है और हमें ऐसे ही नायकों की आवश्यकता है जो पर्दे के पीछे रहकर देश के गौरव के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हों। यह संघर्ष अभी जारी है, क्योंकि कूटनीति कभी रुकती नहीं है और ऐसी घटनाओं का दौर चलता रहेगा। लेकिन अब हमारे पास ढाका का सेमिनार न केवल गलत कदम पर विवाद के रूप में याद किया जाएगा, बल्कि यह उस साहस की कहानी के रूप में भी जाना जाएगा जिसने एक स्क्रीन पर उभरते गलत नक्शे को मिटाकर भारतीय एकता का नया अध्याय लिख दिया और यह साबित किया कि भारत का एक एक इंच हिस्सा हमारे लिए कितना कीमती है। इस घटना से यह भी स्पष्ट हो गया है कि भविष्य के कूटनीतिक विमर्श में भारत अब एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक मुखर खिलाड़ी है जो खेल के नियमों को न केवल समझता है बल्कि उन्हें अपनी शर्तों पर मोड़ना भी जानता है। ऐसी जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक चर्चाएं हमें यह याद दिलाती रहती हैं कि हमारा देश सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और बलिदान का परिणाम है, जिसे सुरक्षित रखना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। कूटनीति के गलियारों में ऐसी चर्चाएं अक्सर दबी रह जाती हैं, लेकिन आपका जागरूक होना और इन तथ्यों को समझना ही इस देश को एक वैश्विक शक्ति के रूप में मजबूत बनाता है और हमें आशा है कि आप इस महत्वपूर्ण घटना के कूटनीतिक और रणनीतिक पहलुओं को समझ गए होंगे। हमें भविष्य में ऐसी और भी घटनाओं पर नजर रखनी होगी जो सीधे तौर पर हमारे स्वाभिमान को प्रभावित करती हैं और इसी तरह के सशक्त हस्तक्षेप से ही हम दुनिया को यह बता पाएंगे कि भारत न केवल एक भौगोलिक सच्चाई है, बल्कि एक ऐसा देश है जिसका हर बिंदु उसकी संप्रभुता का प्रतीक है। क्या यह घटना आने वाले समय में दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को और अधिक मजबूती देगी, या पड़ोसी देश अब ऐसी गलतियों से बचेंगे ताकि वे भारत के साथ अपने संबंधों को और अधिक मधुर बना सकें? यह समय ही बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि भारत ने अपनी लक्ष्मण रेखा स्पष्ट कर दी है। इसी तरह की गहरी और रणनीतिक बातों को समझने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि हर खबर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक बड़ा सच होता है जिसे जानना हर जागरूक भारतीय के लिए अनिवार्य है। इस घटना के कूटनीतिक प्रभाव ने एक ऐसे यक्ष प्रश्न को जन्म दे दिया है जिसका सामना अब दक्षिण एशिया के हर रणनीतिकार को करना होगा। क्या हम भविष्य में ऐसे सम्मेलनों को महज अकादमिक मान सकते हैं, या फिर हमें यह स्वीकार करना होगा कि मंच का स्थान बदलने से उसकी संप्रभुता संबंधी परिभाषाएं बदल जाती हैं? देखिए, यह कोई साधारण बात नहीं है कि एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जो अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है, वह इस तरह की गंभीर भूल कैसे कर सकता है। क्या यह किसी की सोची समझी कूटनीति थी जो भारत के पड़ोसी देशों में इस धारणा को पुख्ता करना चाहती है कि कश्मीर का मसला अभी भी खुला हुआ है, या फिर यह उन डिजिटल ग्राफिक्स बनाने वाली कंपनियों की लापरवाही है जो बिना किसी उच्च स्तरीय जांच के नक्शों में फेरबदल कर देती हैं?
इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि उस हॉल में बैठे हुए तमाम वरिष्ठ राजनयिकों ने इसे अनदेखा करने का प्रयास किया था, लेकिन पूजा कुमारी झा की उस तीखी टिप्पणी ने एक ऐसा कूटनीतिक सन्नाटा खींचा जिसने कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति को असहज कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर भारत का प्रतिनिधि अपनी सरहद के लिए वहां नहीं खड़ा होता तो आने वाले समय में ऐसे मंचों पर भारत की अखंडता को चुनौती देने का सिलसिला और तेज हो जाता। मेजर जनरल रिदवान उर रहमान के स्वागत भाषण के साथ शुरू हुआ यह कार्यक्रम, जो क्षेत्रीय सहयोग के लिए सार्क और बिम्स्टेक जैसे संगठनों की प्रासंगिकता पर केंद्रित था, अंततः भारत की संप्रभुता के परीक्षण का एक अखाड़ा बन गया। और यह विडंबना देखिए कि जिस एकता की बात वहां हो रही थी, उसी मंच ने विभाजन का एक डिजिटल बीज बोने की कोशिश की। तारिक करीम जैसे अनुभवी राजनयिक का उस नक्शे को महज एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति कहना उनके दशकों के अनुभव को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उनकी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न उठने लगे हैं, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतीक के नाम पर भारत के अभिन्न हिस्से को अलग दिखाना महज एक शब्द नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संदेश है। और भारत का जवाब यह था कि हम इस संदेश की हर परत को समझते हैं और उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। इस पूरे विवाद से जो कूटनीतिक तूफान उठा है, उसकी गूंज केवल ढाका के गलियारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह आने वाले समय में उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए एक चेतावनी है जहां भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में दर्शाने की कोशिश की जाती है जिसकी सीमाएं संदिग्ध हैं। अब सोचिए कि यदि भारत के अधिकारी वहां चुप रह जाते तो क्या वह चुप्पी भविष्य में एक आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज नहीं हो जाती कि भारत ने उस नक्शे पर कोई आपत्ति नहीं की। और यही वह सूक्ष्म अंतर है जो एक सतर्क राजनयिक और एक साधारण अधिकारी के बीच होता है। इस प्रकरण से हमें यह भी समझना होगा कि वर्तमान भू राजनीतिक परिवेश में सूचना का प्रवाह कितना शक्तिशाली है, और एक तस्वीर जो महज चंद पलों के लिए स्क्रीन पर चमकती है, वह करोड़ों लोगों के मन में उस संप्रभुता के प्रति संशय पैदा कर सकती है जिसे बचाने के लिए हमारे जवान सीमा पर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे बड़े आयोजनों में जो प्रेजेंटेशन तैयार होते हैं उनकी बार बार समीक्षा की जाती है, और फिर भी ऐसी गलती होना किसी षड्यंत्र की ओर इशारा करता है, या फिर उस गहरी लापरवाही की जो यह दिखाती है कि पड़ोसी मुल्कों के कुछ नीति निर्माता भारत के प्रति कितने असंवेदनशील हो चुके हैं। यह केवल नक्शे का सवाल नहीं है, यह उस भरोसे का सवाल है जो दो देशों के बीच रिश्तों की नींव रखता है। और ढाका का यह सेमिनार इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब तक भारत अपनी शर्तों पर कूटनीति नहीं करेगा, तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। आगे की स्थिति यह है कि बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय अब इस बात की समीक्षा कर रहा होगा कि इस घटना का उनके देश की कूटनीतिक छवि पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसे मंच पर जहां अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बैठे हों, वहां इस तरह की गलती होना उनकी अपनी प्रशासनिक दक्षता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। प्रोफेसर डॉ निलॉय रंजन विश्वास और शमसुल हक जैसे विद्वानों की उपस्थिति ने इस